लास्ट पॉइंट आपका था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम इसको सिंबल 1μ2 से लिखेंगे। पढ़ते कैसे हैं बताया जा चुका है। v1/v2 अगर स्पीड पता होंगी दोनों मीडियम्स में, λ1/λ2 और aµ2/aµ1। v1/v2 में v1 और v2 क्या है, λ1 और λ2 क्या है, और aµ2 और aµ1 क्या है। तो जहाँ पर ये 1 आ रहा है वो सब फॉर द मीडियम 1 है। जैसे v1 है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर, इन मीडियम 1। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो v1 है। λ1 हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और aµ1 हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जहां 2 आ रहा है वो मीडियम 2 के लिए, जैसे v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, λ2 है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और ये aµ2 हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यहीं तक तो किया। तो एक क्वेश्चन है यहां पर, ईयर कौन सा है, 17। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर on a water surface. If mu for the water is 1.33, find the wavelength, frequency and speed of the refracted light. Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on water. तो क्वेश्चन में ये बहुत क्लियरली लिखा गया है कि एयर से आ रही है और कहां जा रही है, वाटर में जा रही है। इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस, एयर से आ रही है वाटर सरफेस पर गिरेगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से ये पता चल गया ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब क्या क्या दिया गया है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। गिरने वाली लाइट का वेवलेंथ है 589 मीटर, तो जब वो आ रही थी तो उसका वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। एक जीरो बढ़ा दोगे तो एंगस्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि एयर में वेवलेंथ है तो किससे लिखा जाएगा, λ1 से। वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.33, इसको हम लोग μ2 से लिखेंगे। वैसे तो लिखना चाहिए aµ2 बट a अंडरस्टूड है, और इसी 1.33 को आप लिख सकते हो 4/3 फ्रैक्शन में। तो पूछते हैं कि हमें वेवलेंथ निकाल के बताइए रिफ्रैक्टेड लाइट का। हमें वेवलेंथ चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, और हमें स्पीड चाहिए। किसका चाहिए? तो आंसर है कि रिफ्रैक्टेड लाइट का चाहिए। रिफ्रैक्टेड लाइट कौन होती है? जो मीडियम नंबर सेकंड में जाती है, वही तो रिफ्रैक्शन होती है। तो यानी कि वेवलेंथ चाहिए कहां पर, वाटर में चाहिए, λ2। फ्रीक्वेंसी चाहिए कहां पर, वाटर में चाहिए, फ्रीक्वेंसी। स्पीड चाहिए कहां पर, वाटर में चाहिए। तो जो गिवन था वो हमने लिस्ट बना लिया, और जो पूछा गया उसकी लिस्ट बना लिया। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। तो देखिए आंसर में हमने दे दिया फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। रिफ्रैक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट के जैसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ये आंसर आ गया हमारा, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अब हम स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड कैसे निकलेगा, लैम्डा दिया गया है
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नॉलेज है कि उसकी एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 1 होती है। तो देखो यहाँ पर जो रिजल्ट है उसमें अगर हम लोग ये वाला पेयर ले लें तो बात बन जाएगी। तो V1 अपॉन V2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। नहीं, अगर हम ये वाला पेयर ले लें, ये वाला पेयर, पहले लैम्डा निकालना है ना पहले, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 और a म्यू 2 अपॉन a म्यू 1। तो लैम्डा 1 है, मीडियम 1 में वेवलेंथ कितना है, 5890। लैम्डा 2 हमें चाहिए, a म्यू 2 की वैल्यू है 4/3 और a म्यू 1 की वैल्यू 1 है। यहां से लैम्डा 2 निकल आएगा। कितना निकल आएगा लैम्डा 2? सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो बैकबोन वही है, 1 क्या है 2 क्या है। 1 में हमें क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया, 2 में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया। ये गलत तो सब गलत, तो इसको आगे ले चलते हैं। 5890 अपॉन में लैम्डा 2 और ये 4/3, तो लैम्डा 2 की वैल्यू हो गई 5890 इंटू 3 अपॉन में 4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 17 18 29 हो गया, और 4 7 जा 28 और 29 है यहाँ पर, तो 28 और 29, 4 2 जा 8.5। सॉल्व करोगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 14, 3 1 जा 3 एंड 4। इतने एंगस्ट्रॉम आ गया। लैम्डा 2 निकालने का मतलब हमने वाटर में वेवलेंथ निकाल ली। फिर बाद में आप चाहो तो क्लियर कर लो कि लैम्डा 2 एक्चुअली है क्या, तो वेवलेंथ इन वाटर। तो हमारा आंसर आ गया वेवलेंथ इन वाटर, वो आ गया 4417.5 एंगस्ट्रॉम। स्पीड भी पूछी गई है, तो स्पीड अगर पूछी गई है तो आप ये वाला पेयर अगर ले लो, अब तो आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। तो हमने लिया V1 अपॉन V2 a म्यू 2 अपॉन a म्यू 1। अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस हमारा काम कर जाएगा। V1 का मतलब क्या है, एयर में स्पीड। भाई 1 का मतलब एयर है ना, और वेल नोन है कि एयर में स्पीड कितनी होती है, 3 10 की पावर 8। V2 क्या है, वो तो वाटर में स्पीड है। a म्यू 2 की वैल्यू है 4/3, a म्यू 1 1 हो गया। यहां से जब आप V2 निकालेंगे तो आएगा 9/4 10 की पावर 8। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। V2 निकल आने का मतलब वाटर में स्पीड आ गई। बाद में जनरलाइज कर दो V2 का मतलब क्या है, तो स्पीड इन वाटर ये है 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हो गए सारे क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी पूछा था रिफ्रैक्टेड लाइट का, तो बदलेगा ही नहीं। अच्छा, अगर समवन इज आस्किंग की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो बता दो, नहीं बदलेगा तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालो। तो देखो यहीं से आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या, भाई V इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो V एयर में, फ्रीक्वेंसी लैम्डा एयर में। V एयर हमें पता ही है, तो एयर में लैम्डा भी पता है, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। क्वेश्चन का स्पेस छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2015 का। हाउ डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड्स
अपॉन वेवलेंथ ऑफ यूजिंग लाइट, वेवलेंथ ऑफ यूजिंग लाइट, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट वाला या फिर रिलेटिव वाला? तो ऑलवेज कंसीडर कि वो एब्सोल्यूट वाला है। ये है क्वेश्चन। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूज होने वाली लाइट के वेवलेंथ से कैसे डिपेंड करता है। सपोज कर लो आपके पास में ग्लास का स्लैब है, ये मैंने एक ग्लास का स्लैब बना दिया, ये बनाया ग्लास का स्लैब। तो इस पर आप जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो ग्रीन है, हम इस पर जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो रेड है। आपको पता है ग्रीन का लैम्डा अलग है, रेड का लैम्डा क्या है, अलग है। तो जो स्लैब यूज किया जा रहा है, जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट वाला, वो कैसे डिपेंड करता है? या तो अगर आंसर है कि डिपेंड ही नहीं करता, तब तो फिर आप बताओगे नॉट डिपेंड अपॉन द यूजिंग वेवलेंथ, और अगर डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है? तो ध्यान दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कॉचीज लॉ कहलाता है। कॉचीज लॉ क्या होता है? कॉचीज लॉ, कॉची ने बताया जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से लिखते हैं, यहां पर मीडियम लिखते हैं, किसी मीडियम का होगा, और यहां पर एयर होती है, तो वो इस रिलेशन के साथ है, ये जो रिलेशन है इसके साथ है। लैम्डा की 6 पावर प्लस डॉट 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 प्लस कांस्टेंट अपॉन लैम्डा की इवन पावर। एबीसीडी कांस्टेंट है, ये इन्होंने बताया। ए बी सी डी डॉट 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 आर कांस्टेंट फॉर यूजिंग मीडियम। मतलब अगर आपका यूजिंग मीडियम टर्पेंटाइन ऑयल है, तारपीन का तेल है, तो उनके लिए ये ABCD जो आगे के कांस्टेंट है उनकी वैल्यू अलग होगी। और अगर आपके यूजिंग मीडियम में एल्कोहल है तो फिर ABCD और बाकी के जो कांस्टेंट है वो अलग वैल्यू के होंगे। इसलिए मैंने ये नहीं लिखा कि ABCD कांस्टेंट है, क्या लिखा है? ABCD कांस्टेंट है, और भी आगे जो आएंगे फॉर द यूजिंग मीडियम। और जो लैम्डा है वो वेवलेंथ ऑफ यूजिंग लाइट है, वेवलेंथ ऑफ यूजिंग लाइट। सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि ये लंबी सी जो सीरीज जैसी फार्मूला है, ये इस सीरीज जैसे फार्मूले को कॉची सीरीज भी कहा जाता है, कॉची सीरीज। तो ये बहुत लंबा है सीरीज, तो इसको आसान बनाने के लिए म्यू मीडियम का, एयर अंडरस्टूड है यहां पर, A प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। अगर आप ज्यादा लैम्डा का इस्तेमाल करोगे तो मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आप
कम लैम्डा का यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या सीखने को मिल रहा है, सीखने को ये मिल रहा है कि वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ यूजिंग लाइट। भाई एक के बढ़ाने से दूसरा अगर कम हो जाए और एक को कम करने से दूसरा अगर ज्यादा हो जाए तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये ऑर्डिनरी वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल 1/x, इसका नाम भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको ऐसे लिखें y प्रोपोर्शनल 1/x की पावर 2, ये भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैसेज वही मिल रहा है कि लैम्डा के ज़्यादा होने से मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर हम अपने पैटर्न की बात करें तो विबग्योर अगर पैटर्न की हम बात करें तो वायलेट का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, इसके बाद में 500 प्लस करते जाइए, इंडिगो आ गया, फिर 500 प्लस करिए ब्लू आ गया, फिर 500 प्लस करिए ग्रीन आ गया, फिर 500 प्लस करिए येलो आ गया, फिर 500 प्लस करिए ऑरेंज आ गया, और फिर 500 प्लस करिए रेड आ गया। तो अगर हम देखें तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव, सबसे कम वेवलेंथ किसके लिए, वायलेट के लिए। तो लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होगी किसके लिए, वायलेट के लिए। तो इस्तेमाल होने वाले, यूज होने वाले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा किसके लिए, वायलेट के लिए। तो रिलेशनशिप कुछ इस तरीके की मिलेगी, म्यू वायलेट का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद नंबर किसका आएगा, इंडिगो का, बोलो, उसके बाद नंबर किसका आएगा, ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो, और फिर रेड। मतलब मीडियम एक ही है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हम वही ग्लास का स्लैब यूज कर रहे हैं, तो एक ही ग्लास स्लैब को हम यूज कर रहे हैं, तो तब हम जब वायलेट यूज करेंगे तो उसका एब्सोल्यूट RI अलग होगा, और ग्रीन को यूज करेंगे तो उसका एब्सोल्यूट RI अलग होगा। और वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे आपने यूज किया लैम्डा 4000 वाला, लैम्डा यहां पर लिखो 4000, और ABC सब कांस्टेंट हमें बताए जाएंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल होने वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या रिलेशन होता है। तो आंसर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। जो रिलेशन देने वाला फार्मूला है उसको क्या कहते हैं, कॉची सीरीज। लंबा सा फार्मूला लिखोगे तो क्या बन जाएगा, कॉची सीरीज। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब आपको आगे के कैलकुलेशन ना करने पड़े, इसलिए इसको क्या किया गया, छोटा कर लिया। गो फॉर दिस। दिस वॉज न्यू क्वेश्चन। इसके पहले वाला क्वेश्चन वैसा ही था, मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा उस पर बेस्ड था, बट दिस इज द न्यू इंफॉर्मेशन कि किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूज़ होने वाली लाइट की वेवलेंथ के साथ में वेरी करता है। बदलोगे अगर वेवलेंथ तो बदल जाएगा। और इसके अलावा और किसी चीज़ पर क्या वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास में कोल्ड वाटर है तो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा एज कंपेयर टू द हॉट वाटर। तो टेम्परेचर के साथ में भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। इनवर्स का रिलेशन होता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और वेवलेंथ के साथ वेरी करता है, ये भी आपने देखा। सबसे ज़्यादा
किसी भी मीडियम का, मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिलेगा व्हेन वी आर यूजिंग द वायलेट लाइट, और सबसे कम हमें मिलेगा व्हेन वी आर यूजिंग द रेड लाइट। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, फॉर ए गिवन मीडियम, फॉर गिवन मीडियम absolute refractive indices are mu, mu dash, mu double dash for using light, lambda, lambda dash, lambda double dash respectively, if then हमें रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का ऑर्डर अरेंज करना है, देन अरेंज इंक्रीजिंग order of refractive indices, इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? छोटे से ज्यादा की तरफ। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम। तो लैम्डा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, लैम्डा डैश के लिए म्यू डैश है, और लैम्डा डबल डैश के लिए म्यू डबल डैश है। तो सबसे कम कौन होगा? म्यू होगा। उसके बाद फिर कौन होगा? म्यू डैश होगा। इसके बाद कौन होगा? सबसे रिच कौन होगा? म्यू डबल डैश। तो एक सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आप जब ये जान चुके हैं कि मीडियम 1 क्या होता है, मीडियम 2 क्या होता है, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, निकालने का फार्मूला क्या है, सिंबल क्या है, पढ़ते कैसे हैं, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीज़ें अब आप जान चुके हो। तो एक डायग्राम तैयार करते हैं जिसमें कि लाइट का डिपार्चर हो रहा है। ये हमने बना दी प्लेन बाउंड्री। अगर लाइन स्ट्रेट है तो बाउंड्री को प्लेन कहा जाएगा, क्योंकि इस बाउंड्री पर पड़ने के बाद में, इंसिडेंट होने के बाद में लाइट रिफ्रैक्शन करेगी, इसलिए इसको प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कहा जाएगा। प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो मैं उस पूरे डायग्राम को बनाऊंगा जिसमें कि आप ये देख पाओगे, और देख करके आपको ये आइडिया हो जाएगा लाइट इस मीडियम से आ रही है और उस मीडियम में जा रही है। मैं इसकी पिक्चर बनाऊंगा, लाइट का एक मीडियम से आना और दूसरे मीडियम में जाना। इसके लिए मुझे बाउंड्री चाहिए होगी, तो मैंने बाउंड्री ले ली है प्लेन। आगे जाएंगे तो बाउंड्री कर्व आ जाएगी, और ये लाइट आ रही है और बाउंड्री पर गिरी। बाउंड्री पर गिरी। डायग्राम बनाने का जो वे होगा वो वैसे ही होगा जैसे मिरर में था। इंसिडेंट के तुरंत बाद आपको क्या बनाना होता है? नॉर्मल। तो प्लेन वाली बाउंड्री में नॉर्मल बनाइए, क्योंकि लाइट यहां से आ रही है तो आप यहां पर होगे, तो नॉर्मल में भी एरो लगा सकते हैं। इस वाले एंगल को क्या कहते थे? इंसिडेंट एंगल, आई। और जब लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट किया जाता है तो अपने पुराने रास्ते को छोड़ करके वो कहां चलती है? नए रास्ते पर चलती है। तो भाई ये पुराना रास्ता तो वो छोड़ देगी,
नए रास्ते पर चलेगी तो दो बातें हो सकती हैं, या तो नया रास्ता अपने पुराने रास्ते से इस तरफ होगा यानी नॉर्मल की तरफ होगा, या फिर नॉर्मल से कैसा होगा, दूर होगा। फिलहाल अभी हमें कोई मैसेज नहीं दिया गया है, इसलिए हम रास्ते को नॉर्मल की तरफ ले लेते हैं। ये रास्ता छोड़ करके ये जो लाइट जा रही है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट रे, और ये जो आने वाली है उसका नाम है इंसिडेंट लाइट रे। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपली रिफ्रैक्शन फिनोमेना की ज्योमेट्री बनाई है, बस फोटो बनाया है। एक और डायग्राम बनाते हैं। बाउंड्री प्लेन है, लाइट आ रही है, जैसे ही गिर जाए बाउंड्री पर तुरंत नॉर्मल बनाइए। ये पुराना रास्ता है, लाइट इसको छोड़ देगी, और इस वाले डायग्राम में उसने अपने पुराने रास्ते को छोड़ करके नया रास्ता नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल इससे दूर, तो ये जो लाइट है जो अपना रास्ता छोड़ चुकी है ओरिजिनल वाला पाथ, ये हो गई रिफ्रैक्टेड लाइट रे, और ये क्या हो गई, इंसिडेंट लाइट रे। ये जो एंगल बनता है वो आई है, और ये जो एंगल बनता है ये आर है, ये आर है। तो अगर कोई आपसे कहे कि क्या आप रिफ्रैक्शन का ज्योमेट्री बना सकते हो, आंसर शुड बी यस। कैसे बनाओगे, बाउंड्री पर लाइट को गिराना है, इस काम के लिए एरो की हेल्प लेंगे। उसके बाद जैसे ही ये काम हो जाए तुरंत क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल के बाद में लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है उसको डिपार्चर होते हुए दिखा देना है, दैट्स ऑल। डिपार्चर करने वाली लाइट को रिफ्रैक्टेड कहते हैं, वो जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी वो आर है, रिफ्रैक्शन एंगल कहलाएगा। यहां पर आर क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल, और आई क्या होगा, इंसिडेंट एंगल। प्लेन वाली बाउंड्री है तो नॉर्मल बहुत आसानी से बनेगा, और जब बाउंड्री आपकी कर्व आएगी तो नॉर्मल हम सीख चुके हैं मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप रिफ्रैक्शन का डायग्राम बना सकते हैं। और जब ये डायग्राम बनके तैयार होता है तो कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होती है। आई फॉर इंसिडेंट एंगल से आपकी जान पहचान होती है, आर फॉर रिफ्रैक्शन एंगल से आपकी जान और पहचान होती है। ठीक, अब जैसे यहां देखिएगा, इस वाले केस में अगर हम लोग आई का साइन ले लें, साइन आई, और जो रिफ्रैक्शन एंगल आया है उसका साइन ले लें, साइन आर, और वैल्यू निकाल लें, वैल्यू निकाल लें। यहीं पर इसी जगह पर कोई क्या करता है, ये मीडियम 1 है और ये क्या है, मीडियम 2 है, वो V1 अपॉन V2 निकाले, तो दोनों वैल्यू सेम टू सेम आएंगे। यानी कि साइन आई और साइन आर का रेशियो और V1 और V2 का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। ये बात हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो एक्सेप्टेड। फर्मेट ने इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया था, एंड यू कैन प्रूव दिस आल्सो प्रैक्टिकली, इसको प्रैक्टिकली भी प्रूफ किया जा सकता है। मतलब क्या चीज ऐड हो गई कि रिफ्रैक्शन में जो साइन आई और साइन आर का रेशियो है और जो V1 और V2 का रेशियो है वो हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। जरा इस काम को, इस बात को जरा लिख दिया जाए, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 अपॉन V2, और ये V1 अपॉन V2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के टोटल कितने रास्ते हैं, 4। 3 हमें पहले से पता, आज एक चौथा पता चल गया
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। एक नोट लिखिए, when we follow the given refraction, when we follow the given refraction, when we follow the given refraction, क्या मतलब हो गया कि अगर हम किसी रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हैं, रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट एक मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है और हम उसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो when we follow the given refraction, then रेशियो ब्रैकेट में साइन आई अपॉन साइन आर, रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर, ब्रैकेट में देखो लिखा, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया, रेशियो ब्रैकेट में साइन आई अपॉन साइन आर गिव्स refractive index of given refraction phenomena, अब जैसे मान लो कि गिवन रिफ्रैक्शन फिनोमेना है डायमंड से वाटर, लाइट डायमंड से आएगी और कहाँ जाएगी, वाटर में जाएगी, और वहां पर आपने साइन आई और साइन आर का रेशियो निकाला, तो ये रेशियो उस फिनोमेना का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो अपनी बात को लिखने के बाद ये दोनों डायग्राम बना लीजिए और फिर मुझे बताइए। दोनों इसलिए बनाइए जब तक हम आपको क्लियर मैसेज नहीं देते हैं तब तक आपके पास में दो रास्ते हैं, पुराने रास्ते को छोड़ करके नॉर्मल की तरफ चला जाना और या फिर नॉर्मल से क्या हो जाना, अवे, दोनों चीजें हैं ना, अभी तो दोनों बनाइए। जब आपने ये दोनों डायग्राम बना लिए उस रिजल्ट के बाद, तो नेक्स्ट लाइन पे, बिल्कुल फ्रेश लाइन पे ध्यान देना भाई, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई V2। अब मान लो, समझने के लिए इस बात को मैं ज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर लो ये वाटर है और ये ग्लास है, और क्लास में किसी स्टूडेंट ने इस काम को किया तो उसका आई था 30 डिग्री, उसको अपना आर मिला होगा। किसी दूसरे बच्चे ने आई को रखा 40 डिग्री, उसको एक नया आर मिला होगा। तो देखो, पहले वाले स्टूडेंट का साइन आई बाई साइन आर, आई अलग है आर अलग है, दूसरे वाले स्टूडेंट का साइन आई है और साइन आर, आई अलग है और आर अलग है, लेकिन जब दोनों के रेशियो निकालोगे तो रिजल्ट क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ये बात समझ पा रहे हैं ना, ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। और यही कहलाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपने किसी रिफ्रैक्शन को जज कर लिया कि हम इस रिफ्रैक्शन को देखेंगे, सपोज कर लो हमने यही वाला रिफ्रैक्शन जज कर लिया, तो चाहे जो आप आई की वैल्यू रखो उसके रिस्पेक्ट में जो भी आर मिलेगा, आई अलग होगा आर अलग होगा, लेकिन साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला, मतलब किसके इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। तो ये रिलेशन लिखिए भाई, तो इस रिलेशन को आगे लिखा जाए, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या कब सही है, फॉर गिवन रिफ्रैक्शन। अगर आप रिफ्रैक्शन बदल दोगे तो फिर ये बदल जाएगा,
फॉर गिवन रिफ्रैक्शन, और यही रिजल्ट है स्नेल्स लॉ। और यहां से अब हमें फाइनली ये भी पता चल गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मेथड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू2, बेसिक तो है v1/v2, फिर इसी की हेल्प से आया था λ1/λ2, और इसी की हेल्प से आया था a μ2/a μ1, और फिर अभी जस्ट आया है स्नेल्स लॉ से sin i/sin r। तो अगर रिफ्रैक्शन फिनोमेना आपके सामने है तो कौन सा रिजल्ट आपकी हेल्प करेगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। इसको भी लिखो। अब इस फार्मूले पर पेयर बना बना के, कभी ये पेयर कभी पेयरिंग कर करके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए। रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम एयर टू ग्लास such that incidence angle is equal to 45 degree, refraction angle is equal to 30 degree, incidence angle is equal to 45 degree, refraction angle is equal to 30 degree, incidence angle is equal to 45 degree, refraction angle is equal to 30 degree, full stop. Find speed of light in glass, find speed of light in glass। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको भी ये फील आ जाना चाहिए, चाहे हम जिस सिचुएशन में हों, बैकबोन है 1 और 2, जिसने 1 और 2 को जज कर लिया आधा काम कंप्लीट हो गया। जैसे इसी क्वेश्चन में बहुत क्लियरली उसने बताया कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। तो एयर आपका 1 हो गया और ग्लास आपका 2 हो गया। फिर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, तो स्पीड पूछा है ग्लास में, तो आप उसी रिजल्ट से वो वाला पेयर ले जिसमें sin i sin r है और v1 और v2 है। i माने 45 डिग्री, r मीन्स 30 डिग्री, v1 माने एयर में स्पीड, v2 का मतलब हो जाएगा ग्लास में स्पीड। तो यहां से आ जाएगा 1/√2, यहां से आ जाएगा 1/2, 3 × 10⁸ अपॉन में v ग्लास, तो v ग्लास इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में √2 मीटर पर सेकेंड। और वैसे मेजरमेंट के रूल्स की बात करें तो स्क्वायर रूट टर्म्स आप अपॉन में रखते नहीं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है 1 और 2 क्या है। अगर 1 2 ठीक है तो उसका मतलब फिर सब कुछ सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखो। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कैपिटल A is 1.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ लाइट in medium capital A is 7000 angstrom. Speed of light in medium B
is 1.8 into 10 to the power 8 meter per second. Wavelength of light in medium B is equal to question mark. करिए सॉल्व, बताइए आंसर। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए मीडियम वन कौन है, तो आंसर दिया ही नहीं गया। तो कैसे पता करते हो कि दिया है कि नहीं दिया है? जब हमें क्वेश्चन पढ़ करके ये पता चलने लगता है कि कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है लाइट, तो वहाँ से ये पता चल जाता है कि मीडियम वन ये और मीडियम टू ये है। बट क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया। तो सुनिए, फ्यूचर में कभी अगर ऐसा हो कि आपको दो मीडियम्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर ए मीडियम के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं और मीडियम बी के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं, तो जब दो मीडिया गिवन हो बट नो इंफॉर्मेशन अबाउट मीडियम वन मीडियम टू, तब सेलेक्ट मीडियम वन मीडियम टू अपनी मर्जी से। तो आपको फिर 1 2 का सिलेक्शन अपनी मर्जी से करना है। अगर आपकी मर्जी है कि बी को नंबर 1 कहना है तो बी को नंबर 1 कहिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपकी मर्जी है ए को नंबर 1 कहना है तो ए को नंबर 1 कहिए। चलिए, मैंने जो है पहले ए को 1 कह लिया और बी को सेकंड कह दिया, ये 1 है और ये सेकंड है। तो बनाइए लिस्ट जरा। ए में जो स्पीड है वो v1 है, ए में जो वेवलेंथ है वो λ1 है, बी में जो स्पीड है वो v2 है, बी में जो वेवलेंथ है वो λ2 है। लगा दीजिए फार्मूला। उसी पेयरिंग में जरा देखिए कौन सा सेट होगा, v1 बाई v2 λ1 बाई λ2। v1 है 1.4 10 की पावर 8 और v2 है 1.8 10 की पावर 8। λ1 है 7000, λ2 का मतलब λb है ना, यहाँ पे λ2 का मतलब है λb। सॉल्व कर लोगे तो λb आ जाएगा, ये आ जाएगा 7000 इंटू 18/14, 2 7 जा 2 9 जा 9000 आ जाएगा। ठीक है ना। इसका उल्टा भी करके देखते हैं, सिलेक्शन अगर हम उल्टा कर लें। अगर हमने बी को मीडियम 1 लिया और ए को मीडियम 2 लिया, देखते हैं क्या होगा। तो बी में जो दिया है वो स्पीड है v1 हो जाएगी, बी में वेवलेंथ को λ2 लिखा जाएगा, ए में जो स्पीड है वो λ1 लिखा जाएगा क्योंकि बी को नंबर 1 लिया है, तो बी में वेवलेंथ को λ1 लिखा जाएगा, ए में जो स्पीड है उसको v2 लिखा जाएगा और ए में जो वेवलेंथ है उसको λ2 से लिखा जाएगा। कितना है? फिर लगाइए फार्मूला, v1 बाई v2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। v1 मीन्स 1.8 10 की पावर 18, v2 मीन्स 1.4 10 की पावर 8, ऊपर भी 8 है नीचे भी 8 है। λ1 का मतलब है λb और λ2 का मतलब है 7000। तो λb आ गया 7000 इंटू में 18/14। फिर से सॉल्व करोगे तो आया 9000। ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बता दी है।
नोट कर लो, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट एंटर्स इनटू डायमंड, लाइट एंटर्स ENTERS, एंटर्स इनटू डायमंड, फुल स्टॉप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2, refractive index of diamond is 2. Find speed of light in diamond, find speed of light in diamond. जब प्रॉब्लम पढ़ करके आपको ऐसा लगे, जब मीडियम 1 ना दिया हो, तब we consider air as medium 1। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि लाइट ने डायमंड में एंट्री कर ली है, डायमंड में एंट्री कर ली है ये तो बताया है, आ कहाँ से रही है नहीं बताया, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि एयर से आ रही है और डायमंड में जा रही है। ये बन जाएगा मीडियम 1 और ये क्या बन जाएगा मीडियम 2। अब क्वेश्चन को देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात हो रही है और स्पीड की बात हो रही है कि नहीं। तो लगाओ फार्मूला जो पेयर इनको अटैच करता हो, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई, अब μ2 माने डायमंड का, μ2 का मतलब है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2 हो गया। μ1 माने फर्स्ट मीडियम में एयर आ गया, v1 एयर में स्पीड वेल नोन है और v2 डायमंड में स्पीड चाहिए। तो डायमंड में जब आप स्पीड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे हम आपसे क्वेश्चन वो पूछेंगे वैसे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम उस क्वेश्चन को पूछेंगे भी और उसका आंसर भी लेंगे, क्योंकि आगे जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है वो, कि आपको 2 मीडियम गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से डेंसर वाला मीडियम कौन है और रेयरर वाला मीडियम कौन है। ये क्वेश्चन है हमारा, 2 मीडियम आपको गिवन है। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाना है, लेकिन इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए, तो रफ वर्क में ये क्वेश्चन है। 2 मीडियम गिवन है, 2 मीडियम गिवन, देन हाउ वी यू मेक श्योर, how we make sure which one is denser and rarer। ये कैसे पता करें कि इसमें से डेंसर मीडियम कौन है और रेयर मीडियम कौन है? अगर आपको इसका कोई आंसर पता है तो बताइए। हाँ, स्पीड का पता कर लीजिए। पहले आप क्या करिए कि दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड का पता करिए। ये काम अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप स्पीड ऑफ लाइट का पता कर सकते हैं किसी भी मीडियम में। तो पहला तरीका है स्पीड का पता लगाइए। स्पीड ऑफ लाइट का पता करो। दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड आ गई, इसके बाद जिसमें कम आ रही है वो डेंसर है और जिसमें ज़्यादा आ रही है वो
तो डेंसर वाले मीडियम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कम होती है एज कंपेयर टू रेयर वाला मीडियम। दूसरा तरीका क्या है, वेवलेंथ का पता करो। वेवलेंथ का पता करो। और फिर जिसमें वेवलेंथ कम आ रही है वो डेंसर है, और जिसमें ज्यादा आ रही है वो रेयर है। ठीक है। और तीसरा तरीका है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता करो। दोनों जो मीडियम दिए गए हैं उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस क्या है पहले वो पता कर लो। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है वो डेंसर है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है वो डेंसर है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम है वो रेयर है। तो है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बट ये अगर पता है आपको, अगर ये इंफॉर्मेशन है आपको, तो नो डाउट कई सारे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आप इसकी हेल्प से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो हटाया जाए इसको। स्पीड और वेवलेंथ में डेंसर कम होता है, रेयर ज़्यादा होता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये आपका डेंसर ज़्यादा होगा और वो कम होगा। तो लिखिए क्वेश्चन, इसी रिजल्ट पर बेस्ड होगा। प्रूव दैट when light goes from rarer to denser medium, prove that when light goes from rarer to denser medium, when light goes from rarer to denser medium, rarer to denser medium अंडरलाइन कर लो। When light goes from rarer to denser medium, then refraction angle value always less than 90 degree. Refraction angle value always less than 90 degree. Refraction angle value always less than 90 degree. Also prove refraction angle less than incidence angle. Refraction angle less than incidence angle. Also prove refraction angle less than incidence angle. तो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है ऐसा क्वेश्चन ने बता दिया है। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो 90 डिग्री से हमेशा कम होगा। दूसरा हमें ये बात प्रूफ करनी है कि रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू इंसिडेंस एंगल से छोटी होगी। तो ये मैंने बाउंड्री बनाई और ये लाइट को जाने दिया। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। नॉर्मल बनाया, अभी हम रिफ्रैक्शन एंगल लिखेंगे, बनाएंगे नहीं। ये तो दिख रहा आई है, ये पुराना रास्ता है,
जिसको लाइट छोड़ देगी। तो जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। और रिफ्रैक्शन एंगल आई से छोटा होगा, ये भी दिखाना है। तो ज़रा इस पर गौर करो, अगर रिफ्रैक्शन एंगल आई से छोटा होगा तो लाइट को डिपार्चर किधर करना पड़ेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल करना पड़ेगा, तभी तो ये बात हो पाएगी। तो यानी कि अगर हम इसको प्रूफ करने में कामयाब हुए तो एक चीज़ हमें और कंफर्म हो जाएगी कि रेयर से डेंसर में जो लाइट का डिपार्चर है वो किधर होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल। रेयर से डेंसर में जो लाइट का डिपार्चर है वो किधर होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल। प्रूफ करके दिखाना है। अब इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो वो जो अभी हमने आपको इंफॉर्मेशन दी रेयर डेंसर वाली, वो बड़े काम की। देखो मैंने प्रूफ करने के लिए फंडा लगाया, साइन आई बाई साइन आर V1 बाई V2, ये फंडा लगाया। तो साइन आई बाई साइन आर, V1 माने रेयर मीडियम, रेयर मीडियम से आ रही है। V2 माने डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखिए साइन आई बाई साइन आर, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि रेयर वाले मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, और नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी। ऊपर वाली वैल्यू स्पीड की बड़ी होगी और नीचे वाली स्पीड की वैल्यू छोटी होगी। और हमें पता है कि अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है तो हमेशा 1 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, तो आई ग्रेटर देन आर, इसका रिवर्स क्या हो गया, आर लेस देन। हो गया प्रूफ, यानी ये वाली बात प्रूफ हो गई। अब मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है, वो कैसे आएगा देखिए। यहां से ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू है आपका V रेयर मीडियम अपॉन में V डेंसर मीडियम। वैसे तो देखा जाए ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो चुका है भाई, इससे तो ये पता चल गया ना, R लेस देन I से पता चल गया कि लाइट का डिपार्चर किधर होगा, नॉर्मल की तरफ होगा ना। तो नॉर्मल की तरफ अगर डिपार्चर होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल कभी 90 होगा ही नहीं, हमेशा 90 से कम ही रहेगा। फिर भी इसको प्रूफ करना है मुझे मैथमेटिकली। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V रेयर अपॉन V डेंसर। तो साइन आर आ गया V डेंसर अपॉन में V रेयर इंटू में साइन आई, ठीक। साइन आर ये देखो क्या होगा, 1 से छोटा, क्योंकि डेंसर वाली स्पीड कम होगी, रेयर वाली क्या होगी, ज्यादा। और ये क्या होगा, साइन आई, ये तो या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। साइन की टेबल में या तो साइन 1 के बराबर होता है या फिर 1 से, तो यानी कि कंफर्म हो गया कि पहला वाला ब्रैकेट 1 से छोटा है और दूसरा वाला ब्रैकेट या तो 1 के बराबर है या फिर 1 से क्या है, छोटा। अच्छा, साइन आर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। भाई अगर मान लो ये 1 के इक्वल भी है तो 1 के इक्वल होने के बाद भी जब ये मल्टीप्लाई करेगा इस 1 से छोटी वैल्यू के साथ तो छोटी वैल्यू मिलेगी ना। अगर ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। तो यहां से आ गया साइन आर लेस देन 1। तो साइन आर लेस देन साइन 90 डिग्री, क्योंकि 1 की जगह पे लिख सकते हो 90 डिग्री। यहां से रिफ्रैक्शन एंगल लेस देन 90 डिग्री। हो गई प्रूफ बात। और ये तब पॉसिबल हो पाया जब वो सारी चीज़ें जो अभी इसके पहले बताई गई कि डेंसर रेयर में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है वो पता चल गया। गो फॉर दिस। इसका जब उल्टा करोगे तो चीज़ें बदल जाएंगी।
डेंसर से रेयर में कुछ भी हो सकता है। रिफ्रैक्शन एंगल 90 के बराबर भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है और 90 से कम भी हो सकता है। फिलहाल आप इसको नोट करें।